कंडीशंस हैं ये हर केस के लिए अलग अलग है, और हमारे पास ऐसे 3-4 केस होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो इन्हीं 3-4 फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो जो डिफरेंट फॉर्म्स में कोई भी फंक्शन लिखा जा सकता है, तो उसके लिए अलग अलग केस मैंने बना दिए कि ठीक है। पहला केस क्या है, डोमेन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, यानी कि अगर कोई फंक्शन एल्जेब्रिक फॉर्म का है, ठीक है ना, कोई फंक्शन अगर एल्जेब्रिक फॉर्म का है तो मैं डोमेन कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं अब वो इस केस में देखूंगा। ये हमारा कौन सा है, केस ए, यानी कि ये पहला केस है डोमेन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इसी केस की बात करते हैं। तो इस केस में हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, हमारे पास इस केस के अंदर दो कंडीशंस आएंगी जिनका हमें ध्यान रखना है। तो वो दो कंडीशंस कौन सी हैं, तो मैं एक एक करके वो कंडीशंस बताता हूं। मैंने बोल्ड को इसलिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। इस साइड में पहली कंडीशन बताऊंगा स्टूडेंट, इस साइड में आपको सेकंड कंडीशन बताऊंगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो मैं क्या कहूंगा कि वो एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे लिखा होगा। कोई अगर फंक्शन है f(x) का तो वो किस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी फॉर्म का होगा स्टूडेंट्स। कोई भी अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो वो किस फॉर्म का हो सकता है, अगर वो x का फंक्शन है तो न्यूमरेटर में x हो सकता है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में भी x की कोई एक रिलेशन गिवन हो सकता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन इस फॉर्म का हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या, डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद देखो अगर किसी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर वो इस फॉर्म का है, अगर मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शन इस फॉर्म का है और अगर मैं इसमें आपसे कह दूं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड। और जब फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया तो डोमेन कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहली चीज क्या है, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारे पास तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अगर उस फंक्शन में डिनोमिनेटर गिवन है तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से अगर मैं इसको समझाऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मेरा मतलब है स्टूडेंट्स इसमें कि अगर मैं देखूं कि मैंने एक फंक्शन लिया y = 2x अपॉन x - 2। आप लोग देखिए ये स्टूडेंट्स ये फंक्शन कैसा है, एल्जेब्रिक फॉर्म का है, ठीक है ना। तो अब हम इस अगर ये एल्जेब्रिक फॉर्म का है तो हम सबसे पहले कौन सी कंडीशन की बात करेंगे, अपनी पहली कंडीशन की। और पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। अब आप लोग देखो इस फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है ये x - 2। क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर क्या है इसमें, x - 2। और मैंने क्या कहा, ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो x - 2 कब नॉन जीरो होगा, जब मैं इस पूरी वैल्यू को नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल लगता हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू कैसी हो, 2 के बराबर नहीं हो, तब ये फंक्शन कैसा होगा, नॉन जीरो। तभी डिनोमिनेटर कैसा होगा, नॉन जीरो। डिनोमिनेटर नॉन जीरो रखना था मैं, तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर क्या था, x - 2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस डिनोमिनेटर को नॉन जीरो के इक्वल लग दिया, तो मुझे क्या मिला, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि मैंने जैसा कहा था डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर मैं 2 रख दूं यहां पे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये जो फंक्शन है ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी। यानी कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमेन होता है x की वो वैल्यू जिनके लिए क्या होता था, फंक्शन एग्जिस्ट करता था। और आप कह सकते हो y की वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। तो इस केस में y की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, all real numbers except 2, except 2, यानी कि 2 के इक्वल नहीं होगा डोमेन, डोमेन में 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा।
क्योंकि अगर डोमेन में 2 आ गया यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2, और जब आप 2 नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे डिनोमिनेटर में तो ओवरऑल फंक्शन y की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। और मैंने क्या कहा, डोमेन में कौन सी वैल्यूज आती हैं जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हमें सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है स्टूडेंट्स, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है और वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है तो डिनोमिनेटर में हमें क्या चेक करना है कि अगर x गिवन है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नॉन जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। ये तो थी पहली कंडीशन। ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड ना हो। ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा है कि आपसे कहते y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो आप लोग देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, तो 1 तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा ही है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो इस फंक्शन में ये कंडीशन हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि देखेंगे भी क्या, अगर आप लोग देखो तो ये 1 है। ठीक है ना, ये 1 है, और जब ये 1 है तो 1 ऑटोमेटिकली कैसा है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर अलजेब्रिक फंक्शन मुझे इस फॉर्म का गिवन है कि न्यूमरेटर में भी x का टर्म गिवन है, डिनोमिनेटर में भी गिवन है, या खाली डिनोमिनेटर में ही गिवन है, तो डिनोमिनेटर में जब भी x का टर्म गिवन होगा तो हम सबसे पहली कंडीशन ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, जिससे क्या होगा, हम डोमेन फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी पहली कंडीशन। अब मैं बात करता हूं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर रूट हो मेरे पास, अगर आप लोग मुझे बताओ कि अगर रूट है, स्क्वायर रूट है, मैं कहूं अगर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूं 2, तो अगर क्या मैं इसको तो मैं सॉल्व कर लूंगा कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी है स्क्वायर रूट के अंदर तो इसको तो मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं -2 तो क्या इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ये गलत है स्टूडेंट्स। तो दूसरी कंडीशन भी इसी पे बेस्ड है कि वैल्यूज अंडर इवन रूट, वैल्यूज अंडर इवन रूट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, वैल्यूज अंडर इवन रूट शुड नेवर बी नेगेटिव, शुड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इवन रूट का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। तो इससे मतलब क्या है मेरा कि वैल्यूज अंडर इवन रूट, इवन रूट मतलब कि अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट, ठीक है ना, या मैं कहूं फोर्थ रूट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग देखो कि अगर मैं कहता हूं कि रूट, तो ये जनरली क्या होता है, स्क्वायर रूट की मैं बात कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एज स्टूडेंट्स अगर कोई फोर्थ रूट है तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इवन रूट का मेरे पास मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, ऐसे कर करके इवन नंबर्स के जो रूट होंगे तो उनके अंदर क्या है, मेरे पास जो वैल्यू लिखी है उस रूट के अंदर वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका भी, तो इसका भी मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि जैसे अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू √5 - x, ठीक है, मेरे पास क्या है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 - x। आप लोग देखिए इवन रूट तो है ही, क्योंकि मैं कौन सा है, स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या कहा दूसरी कंडीशन में, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू लिखी है ना स्क्वायर रूट के अंदर, ये कैसी होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गई तो y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि y कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर वो नॉट डिफाइंड हो गया तो वो डोमेन में तो आएगी नहीं वो वैल्यू। ठीक है ना, तो ये क्या पॉसिबल है कि अगर मैं क्या कह रहा हूं, इस कंडीशन को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है, रूट के अंदर क्या लिखा है स्टूडेंट, 5 - x, रूट के अंदर क्या लिखा है, 5 - x, तो ये जो 5 - x है ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि आप लोग देखो अगर एक ही कोई नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे अगर मैं कहूं कि ये सेंटर में 0 है, तो 0 से आप जब राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और इधर साइड आओगे तो ये क्या मिलेंगे आपको, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और ये सेंटर में क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, अब आप लोग देखो और मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या कहा, ये जो वैल्यू है ना ये 0, ये नेगेटिव ना हो। ठीक है ना, नेगेटिव कब होगी, जब 0 से हम कम की तरफ आएंगे, यानी कि अगर मैं लिखूं लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, तब ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। लेकिन मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, ये जो रूट की जो वैल्यू थी ये मुझे पॉजिटिव रखनी थी, और पॉजिटिव को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स
मैंने क्या लिखा कि मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी, और जब पॉजिटिव चाहिए थी तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 तो हो सकती है स्टूडेंट ना, रूट के अंदर कोई वैल्यू 0 तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर 0 होगी तो सीधी सी बात है आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये न्यूमरेटर है खाली, आप लोग देखो ये खाली न्यूमरेटर है। जैसे कि आप लोग का सर आपने तो इधर मना करा था कि 0 ना हो, तो मैंने वो 0 कब मना करा था कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, लेकिन ये तो खाली क्या है न्यूमरेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर तो 1 है स्टूडेंट, तो वो तो ऑटोमेटिकली नॉन जीरो है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने क्या कहा ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं x को क्या ले जाऊं, इधर ले जाता हूं, तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब आप 5 से कोई भी छोटी वैल्यू रख लो, ठीक है ना, 5 रख लो या 5 से कोई भी छोटी वैल्यू रख लो, तो आप लोग खुद देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो रूट के अंदर जो भी टर्म आएगी ना वो कैसी होगी, स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। जैसे कि अब देखो आप कहोगे 5 से छोटा क्या रख लूं, मैंने कहा चलो मैं 4 रख लेता हूं, ठीक है ना, मैंने 4 रखा, तो आप लोग देखो कितना हो गया 5 माइनस 4, ये क्या हो गया रूट के अंदर 5 माइनस 4, ये क्या हो गया रूट 1, ठीक है ना। देखो ये पॉजिटिव आई, ये कैसी आई, पॉजिटिव आई। अब आप लोग कहोगे कि क्या मैं नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूं, हाँ स्टूडेंट अब आप रख सकते हो नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि डोमेन क्या आ चुका है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5। हमें इस पूरी वैल्यू को कैसा रखना था, नॉन नेगेटिव, इस पूरी वैल्यू को हमें पॉजिटिव रखना था, तो मैंने इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव रखा, लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व करा तो डोमेन में क्या आ गया कि x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसको देखो फिर से नंबर लाइन से समझो, देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये 0 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और ये कहीं 5 होगा यहाँ कहीं, ठीक है ना, 0 से आगे 5 है। अब x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन 5, तो 5 से छोटी वैल्यूज किस साइड होंगी, ये रही ना स्टूडेंट, इस साइड आप लोग देखो नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई। अब आपको मैं एक बार रख के और सब्स्टिट्यूट करके एग्जांपल से दिखाता हूं कि अगर आप यहाँ -1 रखो, x की वैल्यू मैं रखता हूं स्टूडेंट्स -1, तो अब आप लोग देखो रूट के अंदर क्या होगा 5 माइनस x की वैल्यू मैंने रखी -1, 5 माइनस -1, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि रूट 6। देखो स्टूडेंट्स ये जो अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू आई ना वो कैसी आई, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव आई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या समझे कि मेरे पास अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो मुझे दो कंडीशन देखनी है। पहले क्या देखूंगा मैं कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया। और दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स की अगर रूट गिवन है और वो इवन रूट है, तो इवन रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव हो या 0, कभी भी वो कैसी होगी, नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो हमारा ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और डोमेन क्या होता है, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो था तरीका कि एक रूल था कि जब अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है तो डोमेन की क्या कंडीशन है। तो अब हम ऐसे करके हम अगला केस देखेंगे कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, फिर हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं केस बी क्या है, डोमेन ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, कि अगर आपको कोई फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म का गिवन है तो आप उसको उसका जो डोमेन है वो कैसे निकालोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक अगर कोई फंक्शन होगा तो वो इस फॉर्म का होगा, जनरली इस फॉर्म का होगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर कोई फंक्शन होगा लॉगरिथमिक तो वो इस फॉर्म का होगा स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू log, और ये क्या है a टू द बेस b। इसको हम कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पहले कुछ जनरल बात बताता हूं मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, फिर डिस्कस करूंगा डोमेन के बारे में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको डायरेक्ट डोमेन बता दिया तो आप लोग कहोगे सर ये कहां से आई कंडीशन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहले मैं एक जनरल बात करूंगा लॉगरिथमिक के बारे में। तो एक तो स्टूडेंट इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड ऐसे करते हैं log a टू द बेस b। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये b ये रिप्रेजेंट करता है बेस। ये तो जनरली आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होगा कि इसको रीड कैसे करते हैं, तो नहीं भी पता है तो अब आपको पता चल गया होगा कि log a टू द बेस b, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर कोई फंक्शन मुझे गिवन होगा तो वो इस फॉर्म का होगा कि y इक्वल्स टू समथिंग log a टू द बेस b। ये a और b की कोई भी वैल्यूज हमें गिवन हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगा। अब मैं जनरल बात
और करता हूँ थोड़ी लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे इसका मतलब क्या होता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कि अगर मैं पूछूं कि अगर कहीं लिखा है कि log 2 to the power 2, तो मैं आपसे पूछूं कि ये अगर y के इक्वल है तो y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स। तो आप लोग अगर आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू बनाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको एंटी लॉग की फॉर्म में लिखूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैं अगर इसको एंटी लॉग की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स कि b to the power y स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि b to the power y इक्वल्स टू a, यानी कि ये जो बेस लिखा है इसी पूरी चीज को मैंने स्टूडेंट्स कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं। इस पूरी चीज को स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, तो मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, यानी कि एंटी लॉग फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को तो मैं बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या देख रहा हूं कि b की कौन सी पावर अगर मैं लूं कि मुझे a मिल जाए। क्या मतलब कि b की कौन सी पावर मैं लूं कि मुझे a मिल जाए। तो आप लोग देखिए, मैं यहां पे अगर ये लिखा था तो स्टूडेंट्स अगर मैं 2 की पावर क्या लूं कि मुझे 2 मिल जाए, यही तो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि b की मैं कौन सी पावर लूं कि मुझे a मिल जाए। तो अगर ये ऐसे लिखा है तो मैं इसको कैसे करूंगा कि 2, ये जो बेस में जो नंबर लिखा है इसकी मैं कौन सी पावर लूं कि मुझे 2 मिल जाए। तो जो पावर में होगी वही क्या होगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये जो पावर होगी ये क्या होगी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू। तो 2 की अगर मैं पावर लूं 1 तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2, तो इसका आंसर क्या हो गया था 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये होता है बेसिकली कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि मैं ये जो बेस में जो वैल्यू लिखी है इसकी मैं कौन सी पावर लूं कि मुझे a मिल जाए। ये जो बेस में लिखा है इसकी कौन सी पावर लूं कि मुझे a मिल जाए, ठीक है ना। तो जो पावर होगी तो वो क्या होगी, y के इक्वल होगी। ये तो जनरल मैंने आपको बताया कि ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि लॉगरिथमिक जो लॉग की जो होता है ना, ये जो a होगा ये हमेशा बड़ी वैल्यू होगी 0 से, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये जो होगा ना a जो होगा ये हमेशा बड़ी वैल्यू होगी 0 से, क्योंकि लॉगरिथमिक नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी कि y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक तो चीज मुझे ये मिल गई सबसे पहले कि इसमें अगर मैं बात करूं कि log b a कब डिफाइन होगा, ये एक तो पहली चीज मुझे मिल गई कि ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे, ये जो नंबर है a ये कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज क्या मिलेगी कि ये कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये होना चाहिए, अगर मैं बात करूं कि पहली चीज क्या होगी तो a ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। पहली चीज क्या हुई कि a ये जो नंबर लिखा है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, जिससे क्या हो कि फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो अगर मैं डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए मैं क्या कहता हूं कि मुझे वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो अगर जनरली एक ही लॉग लिखा है ना तो ये लॉग कब डिफाइन होगा, ये एक तो तब डिफाइन होगा कि जब ये जो वैल्यू लिखी है a ये कैसी हो, 0 से बड़ी हो, ठीक है। अब आप लोग यहां देखो ये बेस b ये भी कैसा होगा जनरली स्टूडेंट्स, 0 से बड़ा हो, तभी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये तभी पॉसिबल है कि जब दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन है ये जो b है ये कैसा हो, 0 से बड़ा हो, ये भी, ठीक है स्टूडेंट। तो दो कंडीशन आ गई। दो कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर लिखा है लॉग के संग ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये जो बेस लिखा है ना ये बेस की वैल्यू भी हमेशा क्या है 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक कंडीशन आप लोगों ने और देखी होगी, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों ने एक कंडीशन और देखी होगी कि हमेशा लिखा होता है कि b इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये जो बेस है ये 1 के इक्वल नहीं हो। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता ये कंडीशन क्यों लिख रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने इस चीज को समझाने के लिए आपको ये चीज का डेमो दिया था, जिससे आप लोगों को ये कंडीशन क्लियर हो जाए, तो मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि बेसिकली मेरा क्या मतलब है, ये 1 क्यों नहीं हो। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं लिखा है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो चलो मैंने मान लिया कि ये जो बेस है ना ये 1 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ कोई एक नंबर लिखा है 0 से बड़ा नंबर ले लिए 2, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, बताओ क्या आएगा। कि मैं इसका मैंने क्या मतलब बताया कि मैं इसकी कौन सी पावर लूं कि मुझे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो आप लोग मुझे बताओ क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 1 की, मैं कोई भी पावर लूंगा 1 की, मैंने कोई भी अगर मैं पावर लूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। अगर मैं माइनस में भी ले लेता हूं, चलो मैं माइनस में मान लिया कि मैंने माइनस में ले ली, ठीक है,
तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए मुझे 2 मिल जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए मुझे 2 मिल जाए। ये हमेशा क्या मिलेगा, 1 की पावर में कुछ भी लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 मिलेगा। अगर आपको 0 ले लो, 0 के लिए अगर n 0 है तो भी मुझे 1 मिलेगा, n की कोई नेगेटिव वैल्यू रख लूं तो भी मुझे 1 मिलेगा। यानी कि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि लॉग फंक्शन के लिए कभी भी ये बेस क्या होना चाहिए, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो तीसरी कंडीशन थी स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, तो अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है बेसिकली कि 1 की मैं कौन सी पावर लूं कि मुझे ये 2 मिल जाए। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई पावर पॉसिबल नहीं है। आप लोग कह दो ठीक है सर, ठीक है, आप लोगों ने कह दिया सर मैं यहां ले लेता हूं 1, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर देखो, मैं आप लोग कहोगे सर 0, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। आप लोग कहोगे 1 आएगा सर। अब आप लोग मुझे बताओ क्या मैं 2 ले लूंगा तो गलत है, 1 की कौन सी वैल्यू लूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो आपने कहा सर 1 की वैल्यू 0 लूं तो 1 मिल गया, ठीक है। किसी ने कही होगी कि 1 की वैल्यू 1 लूं तो मुझे 1 मिल गया। अब आप लोग बताओ क्या मैं 2 नहीं ले सकता, कि अगर मैं 1 की वैल्यू 2 लूं तो क्या मुझे 1 नहीं मिलेगा। 1 की पावर अगर 2 लूं यानी कि 1 स्क्वायर वो भी तो 1 के बराबर होता है, 1 की वैल्यू क्यूब लूं वो भी 1 के बराबर होता है, 1 की वैल्यू मैं लूं इनफाइनाइट वो भी 1 के बराबर होगा। यानी कि कोई भी वैल्यू आप ले लो तो यानी कि इनफाइनाइट भी एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट। इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन नहीं है जिसके लिए ये 1 हो। तो यही मैंने कहा स्टूडेंट्स कि ये कभी भी बेस कैसा होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप अब आप लोग समझ गए हो कि 3 कंडीशन कौन सी चाहिए अगर लॉग फंक्शन डिफाइन करना है मुझे, तो 3 कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। एक तो ये जो इसका ये जो वैल्यू लिखी है a, ये कैसी हो, 0 से बड़ी। ये जो बेस लिखा है ये बेस की वैल्यू कैसी हो, 0 से बड़ी। और तीसरी क्या, बेस 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट जो हमें चेक करनी है कि अगर मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है तो ये जो तीनों कंडीशन है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है ना। ये तो था जनरली ये स्टूडेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है कि y इक्वल्स टू, मुझे फंक्शन गिवन है log y इक्वल्स टू log x माइनस 4 टू द बेस 2, यानी कि एक ये फंक्शन गिवन है, ठीक है ना। देखो ये दो y और x के बीच में एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये फंक्शन है मेरे पास। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप लोग मुझे डोमेन फाइंड करके बताओ। हमें क्या फाइंड करना था, हम लोग किस पे देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि डोमेन हमें कैसे फाइंड करना है। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने 3 कंडीशन कौन सी बताई कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है तो 3 कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये तीनों। तो आप लोग देखो ये वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी, पहली चीज तो यानी कि ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, ये जो b, ये जो बेस लिखा है ये कैसा हो, ये भी 0 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो आप लोग खुद देखो ये 2 गिवन था तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये तो सही है कंडीशन, ठीक है। तीसरी क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 1, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी सही है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये 2 कंडीशन तो सही है। और ये पहली कंडीशन कब सही होगी, ये सही होगी जब x माइनस x इज ग्रेटर देन क्या हो जाए स्टूडेंट्स, 4। x इज ग्रेटर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि डोमेन क्या आएगा स्टूडेंट्स। अगर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं डोमेन को अगर मैं देखूं तो ये डोमेन बेसिकली क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे। और ये कब पॉसिबल था, ये तब पॉसिबल था जब ये जो टर्म थी ये कैसी हो, 0 से बड़ी हो, ठीक है ना। तो ये 0 से बड़ी है, बाकी 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं। ये जो बेस की वैल्यू है 0 से बड़ी है और 1 के इक्वल भी नहीं है। तो इसको अगर मैं देखा तो ये x की वैल्यू क्या हो, 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि डोमेन अगर मैं कहूं तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो ये तो है स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन 4, और डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 कंडीशन हमें देखनी है कि अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है तो हमें वो 3 कंडीशन कौन सी देखनी है, हमें ये 3 कंडीशन देखनी है। तो अगर जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी लॉग जो है डिफाइन होगा,
और अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मेरा, तो वो कब पॉसिबल है, जब ये तीन कंडीशन हो। तो मैंने पहली कंडीशन लगाई तो क्या थी, ये जो वैल्यू लिखी थी इसको मैंने 0 से बड़ा रखा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, ये जो बेस है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो बेस है ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन तो देखते ही समझ में आ रहा है कि सही है। तो पहली कंडीशन कब सही होगी, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 4, यानी कि y की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी कि जब x की वैल्यू कैसी हो, 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है स्टूडेंट। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन यहां से हमें दिख गया ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था कि केस सेकंड, कि अगर डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, पहला केस क्या था, डोमेन ऑफ ए अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा केस था स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम अपना तीसरा केस देखेंगे। तीसरा जो केस है स्टूडेंट्स वो क्या है, इसका अपोजिट, लॉगरिथमिक फंक्शन का अपोजिट क्या होगा, एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग। और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। तो अब जो मैं अपना जो अगला केस आपको बताऊंगा इसके बाद, तो वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने एक जनरल आइडिया पहले दे दिया कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये कब डिफाइन होगा, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो आप लोग इन तीन कंडीशन को याद कर लीजिए, याद नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको अब समझ आ चुका होगा कि ये क्यों, ये तीन कंडीशन ही क्यों है। तो अब जब आपको ये समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस की वैल्यू कभी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग इस कंडीशन को नहीं समझ पाते थे, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कंडीशन क्यों होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपने तीसरा केस देखते हैं कि तीसरा केस के लिए क्या कंडीशंस है। तो स्टूडेंट्स केस सी क्या है, डोमेन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का अपोजिट। तो स्टूडेंट्स क्या है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन होगा ना, तो कैसा, किस फॉर्म का होगा, आप लोग मुझे बताओ। वो जनरली इस फॉर्म का होगा, ठीक है ना। एक कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो जनरली हम उसको कैसे लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही मैंने लिखा है कि a to the power x is defined for all real values of x where a is greater than 0। अब मेरे को बताओ ये a to the power x, इसकी ये सभी x की सभी वैल्यूज के लिए कब एग्जिस्ट करेगा, जब a की वैल्यू कैसी हो, जब a की वैल्यू कैसी हो स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0। यही मैंने लिखा है कि a to the power x is defined for all real values of x where a is greater than 0, यानी कि a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर कोई मेरे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, अगर मैं कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा गिवन है मेरे पास स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो स्टूडेंट्स वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा है, y = 3x - 2 to the power x, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अब मेरे को सिंपली क्या है, डोमेन फाइंड करना है। मुझे क्या है, सिंपली डोमेन फाइंड करना है। और डोमेन फाइंड करने के लिए क्या है, मुझे वो पॉसिबल वैल्यूज देखनी है x की जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे। मुझे x की वो वैल्यूज देखनी है जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो अब आप लोग मुझे बताओ ये कब एग्जिस्ट करेगा। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और मैंने क्या कहा था, x की सभी वैल्यूज के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जब ये वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन 0। कैसा है ये, ग्रेटर देन 0, यानी कि जो 3x - 2 है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से x क्या आएगा, ये आ गया 3x ग्रेटर देन 2 और ये आ गया स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2/3 से कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तभी क्या होगा, तभी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये तभी पॉसिबल है। और मेरे को क्या फाइंड करना है, मुझे यही देखना है कि x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो आप लोग मुझे देख के बताओ इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स, मुझे बताओ स्टूडेंट्स इसका डोमेन क्या होगा। अब तो आप लोग सीख गए होंगे डोमेन को लिखना, ठीक है ना। अगर आपने ये निकाल लिया तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन सिंपली यही, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 2/3। तो यही हो गया स्टूडेंट्स इसका डोमेन।
तो स्टूडेंट्स हमने 3 केस देखे थे, जिसमें से लास्ट केस क्या था, डोमेन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरली किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये a क्या हो ग्रेटर देन 0। तो मैंने ये तो सिंपली अप्लाई करा कि ये मेरे पे कोई एक फंक्शन गिवन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये चीज कैसी हो ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करा तो क्या आया, x ग्रेटर देन 2/3। और डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो ये क्या होगा, ये x की कौन सी वैल्यूज है, ये ग्रेटर देन कैसी होनी चाहिए 2/3, तभी ये फंक्शन जो है स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि डोमेन मुझे कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब आधा रह जाएगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट अगर मैंने ये चीज नहीं बताई, ठीक है ना, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब ज्यादातर लोगों को पता होगी, मुझे पता है, लेकिन बहुत से लोगों को जो जिनको नहीं पता है उनके लिए भी है ये, और जिनको पता है उनके लिए भी है। क्योंकि जिनको पता है अगर उन्हें याद रखने में इस चीज को थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस कराता मैं, लेकिन मैंने उससे पहले ये टॉपिक लिया है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि अगर डोमेन के कोई क्वेश्चंस गिवन है तो उसके ऑप्शंस में ना आपको ऐसे आंसर गिवन होते हैं कि -∞ से कि 2 गिवन है और लाइक दिस, ऐसे करके ब्रैकेट्स में आंसर लिखे होते हैं कि मतलब इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई वैल्यूज लिखी है और ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, और आपने देखा होगा कि 2 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, कि एक तो ये भी होता है और एक ही होता है, तो ठीक है ना। तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है या एक होता है, तो मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि आपको 2 तरीके के ही ब्रैकेट्स मिलेंगे, ठीक है। 2 तरीके के ब्रैकेट्स कौन से मिलेंगे कि आपको एक ब्रैकेट ये इस टाइप के होंगे, ये होता है ओपनिंग ब्रैकेट, ये होता है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है ना, ऐसी ये, ठीक है ना, एक ये और एक ये, ठीक है। इनको एक इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है, यानी कि ओपन हुआ यहां से और ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो या तो ये ब्रैकेट होगा या ये ब्रैकेट होगा, और ये हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन हो, कि या तो आपको ऐसे ऐसे गिवन है या आपको ऐसे ऐसे गिवन है, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के ही होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा, या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन आपको होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो क्या होता है कि अगर देखो इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है ना, अगर ये ब्रैकेट ऐसे गिवन है, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू लिखी -2, ठीक है मैंने, और यहाँ मैंने कॉमा लगा के लिखी 1, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे बंद हो गया। तो देखो ये पहला ब्रैकेट है, ठीक है ना, पहला ब्रैकेट यानी कि इस वैल्यू से, पहली वैल्यू से रिलेटेड है, ये दूसरा ब्रैकेट है तो ये दूसरी वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये 2 वैल्यूज ही आपको लिखी मिलेंगी उसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर, जैसे कि ये है ना, तो 2 वैल्यूज ही लिखी है कि ब्रैकेट्स के अंदर, तो ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ना, उसका रिलेशन इस पहली वैल्यू से है, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसका रिलेशन इस दूसरी वैल्यू से। ऐसे यहां होगा, ऐसे यहां पे क्या होगा कि 2 वैल्यूज कुछ ऐसे लिखी होंगी, जैसे मैंने यहां ले ली, ये एक सेम एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे सेम एग्जांपल यहां ले लेता हूं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन के अंदर भी यही होगा, ठीक है, -2 1, और मैंने ये सब में एक एग्जांपल ले लिया। अब आप देखो ये जो अगर ऐसा ब्रैकेट लगा है, ठीक है ना, अगर किसी वैल्यू से पहले अगर मतलब यहाँ पे ये वैल्यू है ना, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शंस हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, यानी कि इसके बाद की वैल्यूज इंक्लूड है, कि -2 तो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, लेकिन -2 से हम किधर इधर साइड जा रहे हैं ना, इधर साइड, यानी कि -2 के बाद की वैल्यूज इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है अगर ऐसा ब्रैकेट लगा है, ठीक है ना। ऐसे इधर 1 यानी कि 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। और हमें वैल्यूज का इन दोनों नंबर्स के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी, यानी कि 1 से पहले की सारी वैल्यूज हैं, 1 से पहले की सारी वैल्यूज हैं, ये 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू इसके आगे या इसके पीछे जो लिखी है ना, वो इंक्लूड नहीं है ऑप्शंस में, जो हमारा आंसर आया है ना सॉल्व करके, उनमें ये इंक्लूड नहीं है। और अगर आप ऐसे ब्रैकेट्स की बात करो, तो ऐसे ब्रैकेट्स का क्या मतलब है कि ऐसे ब्रैकेट्स का मतलब है कि -2 इंक्लूड है, यानी कि कोई अगर मैं लूं -2 भी इंक्लूड है और इसके बाद की वैल्यूज इंक्लूड है, कहां तक, 1 से पहले तक। और ऐसे यहां देखो ये लगा हुआ है, तो 1 भी इंक्लूड है और 1 से पहले की वैल्यूज, और ये कहां तक होगी, इन दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यूज और इन दोनों नंबर को मिला के, ठीक है ना, कि -2 भी है मेरे पास और 1, ये दोनों इंक्लूडेड है ऑप्शन में, ठीक है। और अब आप समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि -2, देखो ये कैसा ब्रैकेट है पहले इसके, तो ये इंक्लूड नहीं है -2,
इसके बाद की वैल्यूज इंक्लूडेड है, -2 के बाद की, ठीक है। 1 इंक्लूडेड है और 1 से पहले की वैल्यूज इंक्लूडेड है, कहां तक की, इन रेंज के बीच में, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है इन ब्रैकेट्स का। ऐसे यहाँ पे क्या है, -2 इंक्लूडेड है और इसके बाद की वैल्यूज कहां तक, 1 से पहले तक, ठीक है ना, 1 से पहले तक, 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से पहले तक, यानी कि ठीक है, यानी कि 0 कह लो आप, और इस टाइप से, ठीक है ना। इसको मैं अब एक एक करके मैंने ये जो चीज है ना, मैंने ये यहाँ लिख दी है जनरल वे में। एक मैंने क्या करा है कि जनरल वे में इस चीज को लिख दिया है, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो मैंने क्या करा है, ये मैंने ये जनरल वे में यहाँ लिख दिया है, ठीक है, कि इफ a and b are two real numbers such that a greater than b, then, और जैसा कि मैंने आपको किया था, जैसे कि इसमें क्या कह रहा है वो कि सच दैट a greater than b, then, ठीक है। मेरे पास कौन से दो नंबर्स हैं, मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं a और b, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि मेरे पास ये चार जो है ना जी, चार इंटरवल हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था सब उसी से रिलेटेड है, सब वही लिखा है जो मैंने बताया था, ठीक है। इंटरवल a, b, ब्रैकेट्स कैसे लगे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, यानी कि वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स इक्वल और ग्रेटर देन a, देखो इक्वल और ग्रेटर देन a, यानी कि a और a से बड़ी, बट लेकिन देखो ब्रैकेट दूसरा आ गया ना, दूसरा बट इक्वल और लेस देन b, यानी कि इक्वल और लेस देन b। तो देखो दोनों केस में क्या है, इक्वल भी है, इक्वल है ना, और ब्रैकेट कैसे लगे हैं, देखो कैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं, यानी कि वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं। कैसे, a से बड़ी है लेकिन b से छोटी है, ठीक है। अब आप अगला देखो, अगला केस इंटरवल a, b, देखो पहला ब्रैकेट कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट, और जो बाद में लगा है वो कैसा है, नॉर्मल ब्रैकेट। तो देखो इसका क्या मतलब है, ऑल रियल नंबर्स इक्वल और ग्रेटर देन a, देखो a से पहले लगा है, a से पहले लगा है ना, तो इक्वल और ग्रेटर देन a, ठीक है। अब बाद वाले में देखोगे तो बाद वाले में क्या है, बट लेस देन b, यानी कि b से छोटा। यहां देखो इक्वल नहीं लिखा, इक्वल क्यों नहीं लिखा, आप लोग ब्रैकेट देख लो, ब्रैकेट कैसा लगा है, नॉर्मल वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको इंक्लूड नहीं करा हमने, b को इंक्लूड नहीं करा, लेकिन उससे छोटे को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अगला देखो इंटरवल a, b, यहां देखो a से पहले कैसा लगा है, नॉर्मल वाला, b के बाद कौन सा लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन a से बड़े, देखो a नहीं, इक्वल नहीं लिखा, देखो इक्वल नहीं लिखा कहीं, रियल नंबर्स ग्रेटर देन a, बट इक्वल और लेस देन b। देखो यहां ब्रैकेट था स्क्वायर ब्रैकेट, तो यानी कि b वैल्यू इंक्लूड होगी, तो मैंने क्या लिखा है, इक्वल और ग्रेटर और लेस देन b, ठीक है ना। ऐसी लास्ट वाला इंटरवल a, b मींस ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन a बट लेस देन b। यहां पे देखो दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं हुई। इसको आप लोग स्टूडेंट्स एक जनरली कि अगर डोमेन में कुछ आता है कि जैसे कहीं लिखा है कि ग्रेटर देन 2, लिखा है कहीं कि ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिया कि कहीं अगर डोमेन ऐसा कुछ आता है हमारे पास कि डोमेन हमने सॉल्व करा क्वेश्चन और डोमेन हमारे पास आया ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6। अब आप लोग देखो इन चारों में से कौन सा केस मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग देखो कहीं इक्वल लिखा है, दोनों में इक्वल नहीं लिखा है, यानी कि लास्ट वाला केस है। यानी कि अगर इसको मुझे ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि इस फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 आ गया शुरू में, बट लेस देन 6 तो कॉमा लगा के 6 और ब्रैकेट कैसा आएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शंस जो होंगे ना डोमेन के, जितने भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे वो इस फॉर्म में गिवन होंगे। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि ये फॉर्म्स का क्या मतलब होता है, ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं अलग अलग इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल एक लिखने का भी तरीका बता देता हूं कि देखो कैसे लिखेंगे। अगर मेरे पास जैसे मैंने अभी भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मतलब कुछ कंडीशंस जब मैं पढ़ा रहा था तब कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो ठीक है ना। तो कहीं कहीं ऐसे आ गया था x लेस देन 5 आया, ठीक है। कहीं मान लो x लेस देन और इक्वल टू 5 आया, ठीक है, ये मान लिया। अब आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग सिंपली रफ में जल्दी से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना कि ठीक है ना, 0 होगा ना, सेंटर में 0 बना लिया, 0 से लेफ्ट हैंड साइड माइनस नेगेटिव होगा इधर, और इधर कितना होगा प्लस इनफाइनाइट, इधर कितना होगा माइनस इनफाइनाइट। आपको कुछ नहीं करना, आप लोग जल्दी से एक नंबर लाइन बनाना, सेंटर में 0
ठीक है ना। और इस जीरो से अगर लेफ्ट हैंड साइड आए तो क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट, और जीरो से अगर इधर राइट हैंड साइड गए तो क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब आप लोग देखो x लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको सबसे पहले 5 रिप्रेजेंट करना है, 5 का होगा 0 के बाद होगा। ठीक है, इतना मतलब चल गया। साइन कैसा है, लेस देन, यानी कि 5 से कैसी होनी चाहिए वैल्यू, छोटी, यानी कि इसको तो इंक्लूड करोगे क्योंकि इक्वल साइन है, तो ये डॉट लगा लिए डार्क करके। ठीक है ना, तो और इससे कैसी है, छोटी, यानी कि आप किधर आओगे, इस साइड आओगे। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, देखो अब आप लोग इसको कैसे लिखोगे, आप लोग इसको कैसे लिखोगे उसमें, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं हमें क्या, और आप लोग एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, एक क्या बात रखनी है कि अगर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, इससे पहले अगर जैसे ये कहीं पहले ये इनफाइनाइट क्या होगा, हमेशा बाद में ही आएगा। ठीक है ना, तो इसके जो बाद ब्रैकेट लगेगा ये हमेशा ओपन वाला होगा। ठीक है ना, कभी भी इनफाइनाइट के बाद ब्रैकेट ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। ऐसी माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, हमेशा पहले आएगा, तो इससे जो पहले ब्रैकेट लगेगा ना, तो इससे पहले ब्रैकेट हमेशा ओपन वाला लगेगा, इससे पहले ब्रैकेट कभी ये नहीं लगेगा। ये चीजें ध्यान रखना कि ये चीजें बच्चों को याद नहीं रहती। बच्चे क्या करते हैं, इनफाइनाइट के बाद ये ब्रैकेट लगा दिया, ये नहीं लगेगा कभी। तो मेरे पास क्या आया, एक तो मुझे मिल गया स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इनफाइनाइट और एंडिंग पॉइंट मिल गया 5, और मुझे 5 को क्या है, इंक्लूड करना है। आप लोग फटाफट लिख दोगे। ठीक है, इन माइनस इनफाइनाइट से पहले ये वाला ब्रैकेट कॉमा, लास्ट पॉइंट क्या है 5। ठीक है, अब 5 को मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये हो गया स्टूडेंट इसका आंसर। इसको कैसे पढ़ेंगे, इससे बड़ी वैल्यू हो लेकिन इससे छोटी वैल्यू हो, तो क्या मिलेगी हमें, रेंज मिलेगी ये वाली स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, ऑप्शंस गिवन होंगे हमें, और ऑप्शंस गिवन होंगे, हमें फाइंड आउट करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखना, रूल्स जो मैंने बताए थे, मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया कि कैसे ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है और इनको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट स्क्वायर रूट x² - 3x + 2 इज, यानी क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, डोमेन, किसका डोमेन, फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन ये गिवन है स्टूडेंट। ठीक है ना, ये फंक्शन गिवन है और इसका मुझसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, डोमेन, और हमें क्या देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट के बाद हमेशा ऐसा ब्रैकेट लगेगा, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो अब आप लोग ऑप्शंस में भी देख लो, क्या किसी इनफाइनाइट के बाद हमें ऐसा ब्रैकेट मिला है, ये कभी नहीं मिलेगा। देख लो किसी में है, नहीं है, देखो माइनस से पहले भी वैसा है, इसमें भी वैसा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है ना, तो हमेशा इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताओ क्वेश्चन कौन सी फॉर्म का है। देखो लॉगरिथमिक फॉर्म का तो है ही नहीं, लॉग नहीं है, किसी की पावर नहीं दी मैंने, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं है। अब अरे कैसा है ये, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन के लिए मैंने 2 कंडीशंस बताई थी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, और मैंने दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप लोग देखो ये चीज डिनोमिनेटर में भी लिखी है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में भी लिखी है। डिनोमिनेटर के लिए क्या है कि नॉन जीरो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो। स्क्वायर रूट क्या कहता है कि जो भी वैल्यू अंदर लिखी है वो कैसी हो, हमेशा 0 से बड़ी हो और 0 के इक्वल हो। ठीक है ना, तो आप लोग मुझे देखो कि दोनों में कॉमन क्या बनेगा, ये तो दोनों चीजें इकट्ठी दे दी ना, देखो डिनोमिनेटर भी दे दिया और रूट भी दे दिया, तो आप लोग देखो कि मुझे 0 तो चाहिए नहीं। ठीक है ना, और मुझे ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि 0 से बड़ी हो। ठीक है ना, तो 0 तो हटा दो यहाँ से कि 0 तो इंक्लूड हो गई नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। अब ठीक है, यानी कि मुझे क्या मिली फाइनल कंडीशन कि मुझे क्या रखना है, ग्रेटर देन 0। किसको, ये जो अंदर वैल्यू लिखी है, ये जो वैल्यू लिखी है इसको मुझे ग्रेटर देन 0 रखना है। मैंने इक्वल टू क्यों हटा दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो क्या हो गया, ये जो वैल्यू लिखी थी इसको मैंने क्या रखा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 इक्वल नहीं लगाना, इक्वल लगाओगे तो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करनी है, एक संग सेटिस्फाई कर रही हूँ तो ये कंडीशन आएगी। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। ये जो -3x है इसको कैसे ब्रेक करा जाएगा, -2x - x + 2। तो ये देखो 2 1 जा 2 और वो ये आ गया टर्म। ठीक है, और -2 -1 कितना हो गया, -3। ठीक है, ऐसे ब्रेक करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो x कॉमन निकाला, x - 2, ठीक है, -1 कॉमन निकाला, x - 2 ग्रेटर देन 0।
यहाँ क्या मिल गए दो टर्म, x माइनस वन, x माइनस टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ रुक जाओ। यहाँ पे क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, बहुत से बच्चे कहेंगे सर x माइनस वन और इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो आप कहोगे सर ये देखो x माइनस वन को एक बार ग्रेटर देन 0 रख दिया, एक बार हमने x माइनस टू को ग्रेटर देन 0 रख दिया, यहाँ से आगे x ग्रेटर देन वन, यहाँ से आगे x ग्रेटर देन टू। आप लोग कहोगे सर 1 से भी बड़ा चाहिए, 2 से भी बड़ा चाहिए, तो ये वाला इसी से बड़ा ले लेंगे, 2 से बड़ा लेंगे तो 1 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 से बड़ा, नंबर लाइन बनाई, ये रहा 2 कहीं, ये 0 था तो 2 से बड़ा चाहिए, यानी कि इधर जाएंगे तो 2 से इंफिनिटी हो गया, 2 इंक्लूड नहीं है सर, तो ये देखो ये आंसर हो गया। आप कहोगे सर ये आंसर है, यहाँ गलत कर गए आप लोग। आप लोग क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग गलत हो गए, ये नहीं हो सकता आंसर स्टूडेंट्स। हमें चेक सही से करना है, ऐसा मत करना जल्दी जल्दी में कि ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2 करके आपने कह दिया कि ये आंसर है, तो ये मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है, 2 बार कह चुका स्टूडेंट्स मैं, जल्दी जल्दी में बस इतना ही मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ सही अप्रोच क्या है, ठीक है। तो ये मत गलती कर देना स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सही अप्रोच क्या है, देखो ये क्या है, कोई एक नंबर होगा, ये भी कोई एक नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। तो अब आप मेरे को बताओ, दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट यानी कि दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पे मुझे कोई एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो इंडिविजुअली अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। जैसे मैंने कहा ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा मिला, पॉजिटिव, ठीक है। और ये तब भी तो पॉसिबल है अगर मैं कहूं कि ये दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो अभी तो पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान दो, क्या कही मैंने स्टूडेंट्स, ध्यान दो ध्यान दो। दो नंबर्स अगर पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दो नंबर्स नेगेटिव हैं तब भी तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। जैसे ये रहा -2 × -2, ये तो पॉजिटिव आया, तो यानी कि हम पे यहाँ पे दो केस बनेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, खाली ये केस बनाते हैं, इस चीज को नहीं पकड़ पाते। तो मैं अब आपको ये बिल्कुल बता रहा हूं, इसको ध्यान रख लो कि ये तो मुझे पता ही है कि दो नंबर जब पॉजिटिव है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, ये तो मुझे पता है। ये भी अब आप लोग सोचो ना, आप खुद सोचो कि एक बात बताओ मेरे को कि अगर दो नंबर्स नेगेटिव हैं तो क्या उन दोनों का टर्म पॉजिटिव नहीं हो सकता, उन दोनों का प्रोडक्ट, बिल्कुल उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। तो ये भी सही कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन को देखेंगे हम लोग दोनों कंडीशन को देखेंगे, यानी कि दोनों कंडीशन की जब मैं बात करूं तो आप लोग देखो क्या होगा, देखो यहां करता हूं, देखो क्या होगा। एक बार इन दोनों को इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 रखूंगा कि x-1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और मैं क्या कहूंगा एक बार x-2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्योंकि दो नंबर्स मुझे कैसे रखने हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव रखने हैं, यानी कि दोनों जो इंडिविजुअली वो कैसे हैं, ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिला, x ग्रेटर देन 1, यहां से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 2। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन कंडीशन बन रही है नहीं बन रही, देखो देखो नंबर लाइन बना लो, तुरंत नंबर लाइन बनाई, देखो यही बनाता हूं, सब यही करूंगा, देखो ये देखो यही समझाऊंगा सब। देखो 0 यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ, 2 यहाँ। मैंने कहा 1 से भी बड़ा हो यानी कि इस साइड, मैंने कहा 2 से भी बड़ा हो यानी कि इसी 2 से बड़ा यानी कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। 1 के लिए यहां से स्टार्ट था, 2 के लिए यहां से स्टार्ट है। अब आप मुझे बताओ, मुझे जनरल अगर लिखना होगा तो क्या हो गया, ये कॉमन हो गया ना, कॉमन चीज देखो ये कॉमन हो गई ना, तो क्या मिला मुझे, x ग्रेटर देन 2, जनरल ये मिल गया, ठीक है ना, 2 से बड़ा। और ये इंटरवल में अगर मैं लिखूं तो ये क्या मिल गई कंडीशन, 2 से इनफाइनाइट, देखो 2 इंक्लूड है नहीं है, और इनफाइनाइट के बाद कैसा ब्रैकेट लगेगा, ऐसा, ठीक है, एक ये मिल गया। अब मैंने कहा था दूसरी कंडीशन भी तो है ना कि दोनों को नेगेटिव भी तो रख सकता हूं, ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, यानी कि ये देखो ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। क्या मतलब कि x-1 लेस देन 0 और x-2 लेस देन 0। देखो क्या कही मैंने, क्या कही, दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नेगेटिव रख लिया, एक बार इसको नेगेटिव रख लिया, तो ये क्या मिला, x लेस देन 1, x लेस देन 2। फटाफट एक लाइन बना लो, नंबर लाइन, ठीक है। 0 ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है। अब क्या चाहिए, 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी कि इधर आ जाओ, ठीक है। कैसे चाहिए, 2 से छोटा, 2 से छोटा यानी कि फिर इधर आ जाओ। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट देखो कहां से शुरू है, 1 से शुरू है, यानी कि मुझे क्या मिल गई कंडीशन की 1 से कैसा हो, छोटा हो। क्या मिल गया, फाइनल बात करूं तो कैसा हो, x लेस देन 1,
x लेस देन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लेस देन 1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से 1। देखो 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और माइनस इनफाइनाइट से पहले भी कैसा ब्रैकेट, वैसा ब्रैकेट। तो मुझे दो इंटरवल कौन से मिल गए स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बताओ दो इंटरवल कौन से हैं। तो देखो दो इंटरवल ये रहे, देखो एक ये रहा इंटरवल, कहां से आया था ये इंटरवल, यहां से। एक इंटरवल इससे मिला था, वो ये रहा, ठीक है। तो ये होगा दो इंटरवल, ठीक है, ये हो गए दो इंटरवल स्टूडेंट। तो आप लोग मुझे बताओ इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों इंटरवल सेटिस्फाई करेंगे फंक्शन एग्जिस्ट की कंडीशन को, यानी कि ये जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं x की वो ये रही, कौन कौन सी, कि एक तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 2 से इनफाइनाइट। तो ये अगर दो सेट मुझे मिले तो इन दोनों को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ऐसे स्टूडेंट्स कि माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट पहले होगा तो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन, ये साइन किसका है स्टूडेंट्स, यूनियन, यानी कि इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, यूनियन 2 इनफाइनाइट। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में है ये क्या, देखो ये रहा, तो ये हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन इज द आंसर। आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया बी ऑप्शन। आप लोग क्या समझ रहे थे आंसर क्या है, आप लोग समझ रहे थे आंसर है ये, नहीं है आंसर स्टूडेंट्स, ये आंसर नहीं है। ये कब है आंसर, कि जब आप एक ही कंडीशन मानो, जब आप खाली इस कंडीशन को मानो तो आंसर आ रहा है ना ये, लेकिन ये भी तो पॉसिबल कंडीशन है ना। और मैंने क्या कहा था, x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, डोमेन। तो मुझे क्या फाइंड करना था, डोमेन। तो डोमेन प्रॉपर अगर मैंने निकाला तो वो क्या है, ये आंसर क्या है, बी, ना कि डी। ये गलत है स्टूडेंट्स। और आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करोगे, सर ये आंसर है, आप लोग करोगे ये, आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करोगे, आप लोग करोगे ये, आप लोग कहोगे सर ये आंसर है, ये नहीं है आंसर। आंसर क्या आएगा, बी। कैसे आया आंसर, मैंने बता दिया, इसको ध्यान रख लेना, इसको भूलना मत स्टूडेंट्स, एग्जाम में बिल्कुल मत भूलना, सही बता रहा हूं मैं, बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बहुत इजी तरीके से समझाया है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, आप ऐसे कर लो इस चीज को सॉल्व, लेकिन कोई नहीं बताएगा ये चीज कि इस चीज को आप नंबर लाइन से कितना इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो कोई नहीं बताता, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग आंसर कैसे बताएंगे, सब लोग आंसर कैसे बताएंगे स्टूडेंट, सब लोग क्या कहेंगे कि ये देखो ये आया, ऐसे लिख दो, इसे कैसे लिख दो यार, किसी को समझ नहीं आता कि कैसे लिखना है, तो उसके लिए ये तरीका है कि नंबर लाइन से समझ लो। ये मैंने समझाने के लिए बिल्कुल मैंने स्टूडेंट्स बहुत आपको ये चीज मैंने इसलिए लिखी यहाँ पे नंबर लाइन का तरीका, कि आप लोगों को कोई चीज रटनी ना पड़े, आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है अब तो समझ ही गए होंगे कि डोमेन लिखने का तरीका कैसा है, और ये आंसर भी अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया ये वाला, ठीक है ना।